खास प्रोग्राम में आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अमृतकाल बजट और डीडी कॉन्क्लेव, डीडी डायलॉग। ये स्पेशल हम लेकर के आए हैं मुंबई से। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और कहा जाता है कि ऐसा शहर है जो सपने देखना सिखाता है। एक ऐसा शहर जहां पर मुश्किलें कितनी भी आ जाएं, जिंदगी खत्म नहीं होती और मुंबई से पूरा देश काफ़ी कुछ सीखता है। तो सपने केवल मुंबई में नहीं देखे जाते, अब देश ने भी सपना देखना शुरू कर दिया है और देश ने सपना देखा है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का। देश ने सपना देखा है जल्द से जल्द भारत की इकॉनमी को $5 ट्रिलियन के स्तर तक ले जाने का। और केवल महाराष्ट्र ही नहीं, बहुत सारे राज्य हैं जो कि $1 ट्रिलियन इकॉनमी का सपना देख रहे हैं। उसमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। डिजिटल इकॉनमी $1 ट्रिलियन होने की उम्मीद की जा रही है। तो ये जो $5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो सपना हमारी वित्त मंत्री ने दिखाया है और एकजुटता को बढ़ावा देना है और नागरिकों को कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करना है। बजट इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द हमें दिखाई देता है। और इस बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, देश के वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। और आप सभी माननीय दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस डीडी डायलॉग में हिस्सा ले रहे हैं। सर, सबसे पहले तो सवाल यही कि वित्त विधेयक जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपने भी बहुत ही मेहनत के साथ इसको बजट पूर्व चर्चा से लेकर के प्रधानमंत्री के साथ डिस्कशन करने तक अलग अलग विषयों पर आपने बजट की पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। आपके हिसाब से ये जो अमृतकाल का पहला बजट है उसका बड़ा फोकस क्या दिखाई देता है? सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन के सभी इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों की है अभी, इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि बजट डिस्कशन में जो 1 फरवरी को देश के अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी मैडम इन्होंने लोकसभा में पेश किया, इसकी कुछ विशेषताएं मैं बताना चाहता हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के राष्ट्रपति एक अनुसूचित जमाती की महिला है और बजट प्रेजेंट करने वाली देश की ये महिला है। फाइनेंस मिनिस्टर इज ऑल्सो वुमन और हमारे राष्ट्रपति जी भी मैडम है। और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गाइडेंस में ये बजट पेश किया है। और इस बजट में एक इंडिया की तरफ एक ब्राइट स्पॉट ऐसा देखा जाता है। इंडिया की इकोनॉमी एक बहुत ही अच्छी तरह से विकसित हो रही है। इसमें मैं बताना चाहता हूं, जो हमारा देश 10वें नंबर पे था, 10वें नंबर पे था जब प्रधानमंत्री जी की शपथ लिया। उस टाइम आवर इकोनॉमी वाज ऑन द 10th प्लेस। विद इन अ स्पैन ऑफ 8 to 9 years वी हैव क्रॉस्ड फिफ्थ कंट्रीज। 5 कंट्री को क्रॉस करके हम 5th इकोनॉमी हमारी बनी है दुनिया में। और ब्रिटिश जैसे लोगों ने हमारे 150 साल हमारे ऊपर राज किए थे, उससे भी बड़ी हमारी इकोनॉमी हो चुकी है। तो इसमें 2-4 मुद्दे मैं बताना चाहता हूं हमारे पूरे दर्शकों को। नंबर 1 तो हमारा जो जीडीपी है, इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक कोविड-19, यूक्रेन एंड रशिया वॉर, हमारा जीडीपी 7%। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उतना ही नहीं तो हमारा फिस्कल डिफिसिट जो 6 से आगे था वो अभी कम हो रुका है, 5.9% है। और इस बजट में जो टारगेट किया है, तो इस बजट में ये फिस्कल डिफिसिट अगले साल में 4.5 कैसा हो, इसके ऊपर भी टारगेट किया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बजट। उसके साथ मैं बताना चाहता हूं हमारा एफडीआई कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और आई एम लुकिंग आफ्टर द बैंक्स का एनपीए जो कुछ साल पहले ज्यादा था, तो ये ग्रॉस एनपीए इज ऑल्सो रिड्यूसिंग। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से टू यू दैट हमारे पूरे बैंक्स क्रेडिट तो दे रहे हैं, लेकिन उसी के साथ एनपीए कम होके ऑल बैंक्स आर इन प्रॉफिट, दे आर डूइंग वेरी वेल। उसके साथ हमारा मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट भी बढ़ा है और हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शंस 782 करोड़ हमारे यूपीआई के ट्रांजैक्शंस यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ये सब अगर हम इकट्ठा करें तो इंडिया हैज बिकम अ वेरी ब्राइट स्पॉट फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जब पूरी दुनिया में मंदी की चर्चाएं हो रही हैं, जहां पर लोग कह रहे हैं कि इकॉनमी
नेगेटिव जोन में जाने की कोशिश कर रही है। हम सबसे बड़े ग्रोथ ड्राइवर बने, पूरी दुनिया की निगाहें हमारे ऊपर हैं और इसलिए अमृतकाल के जो पहले बजट का जो फोकस है 3 स्तंभों पर वित्त मंत्री ने कहा कि स्पष्ट दिखाई देता है। पहला, युवाओं और नागरिकों को भरपूर उनको मौके देना, क्योंकि जब तक उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तब तक वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दूसरा, विकास और रोजगार पर जो सृजन पर जोर है वो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। जो भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में विकास और रोजगार के जो पहलू है उस पर ध्यान देता हुआ नजर आता है आपके हिसाब से? मैं पूरे दर्शकों को बताना चाहता हूं, कोई भी बजट में एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है वो देखा जाता है। तो इस बजट में पहली बार हमारा भारत देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 डिजिट का हो चुका है, यानी 10 लाख करोड़ ये हमारा इस साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दैट इज 33% राइज एज कंपेयर टू द लास्ट बजट। लास्ट ईयर का अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो इट वाज 7.5 लाख करोड़। तो 33% एक साल में राइज होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी से रोजगार पैदा होता है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ये 10 लाख करोड़ के हम एसेट बनाएंगे, अलग अलग क्षेत्र में काम हो जाएगा और इसका एक रेशो रहता है दैट इज वर्ल्ड वाइज। अगर 1 रुपए का खर्चा हुए तो उसमें से 2.8 to 3 टाइम्स ज्यादा रोजगार बढ़ता है। तो इसी के माध्यम से हमारे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है। उसी के साथ मैं एक इस बजट का विशेष बताना चाहता हूं, हर स्टेट को, कौन सा भी स्टेट हो, एवरी स्टेट इज इक्वल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस स्टेट को मदद करने के लिए इस बजट में 1,30,000 करोड़ रुपए आरक्षित किया है। तो जो स्टेट केंद्र सरकार को मदद मांगेंगे तो उनका क्राइटेरिया देख के सभी को मदद हो जाएंगी। जो 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन है तो उसी में से 1,30,000 करोड़ में से 80,000 करोड़ तो हम कुछ क्राइटेरिया है उसके, मैं डिटेल बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन 50,000 करोड़ जो है तो वो अलग अलग रिफॉर्म्स जो केंद्र सरकार की स्कीम चल रही है वो राज्य में कैसी चल रही है, रिफॉर्म्स क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट क्या हो रहा है, इस माध्यम से स्टेट में भी हर एक स्टेट को, चाहे यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट हो, उन्हीं को भी रोजगार उपलब्ध करने का ये दिया है। और मुझे बताने, जैसे आपने बताया कि कामगार से लेके उद्योजक तक इस बजट में, चिल्ड्रन से लेके सीनियर सिटीजन तक हर सेक्टर, युवा हो, महिला हो, हर एक को इसमें स्पर्श किया है, मिडिल क्लास हो जी। तो हर एक को इस बजट में रिलीफ, प्रोत्साहन देने का काम किया है। आप बैंकिंग सेक्टर को संभाल रहे हैं और एनपीए में जो आपने काम करके दिखाया, कोविड, हमारे देश में 1,39,000 रजिस्टर्ड एमएसएमई है और उसी के माध्यम से अप्रोक्सीमेटली 10.5 करोड़ अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग रोजगार उपलब्ध होते हैं। और इसमें मैं बताना चाहता हूं, अगर आप 2-3 साल पहले पीछे जाके अगर याद करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एक लाई थी और इसी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के 3.5 लाख करोड़ जो एमएसएमई के लिए रखा था। और एमएसएमई उस टाइम कुछ चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम में थे, लेकिन उनको जैसा समझो कुछ कम हुआ, काम कम हुआ होगा, उस टाइम लॉकडाउन था, तो उनको मदद करने के लिए तो 3.5 लाख करोड़ से वो स्कीम अभी भी चल रही है। तो उसके माध्यम से 20% को विदाउट कोलैटरल उनको लोन की सुविधा दी जाएगी। और उतना ही नहीं तो उनकी डिमांड और आई तो हमने डिमांड भी बढ़ा दिया, डिमांड इन सेंस डेट, डेट एक्सपांड कर दिया। तो उसी के माध्यम से एमएसएमई का काम बढ़ते रहा और हमारी इकोनॉमी रिकवर हो गई। लेकिन इस बजट में क्या नेचुरली आप पूछा है, जी। तो इस बजट में मैं बताना चाहता हूं 9,000 करोड़ ये गारंटी देने के लिए हमारी भारत सरकार के माध्यम से बैंक के दिया है और उसके माध्यम से और 2 लाख करोड़ इसी के माध्यम से और एमएसएमई को मिल सकते हैं।
और दूसरा महत्वपूर्ण एक है, इसको कोलेटरल नहीं लगेगा जी जी, उतना ही नहीं तो 1% रेट, इंटरेस्ट रेट भी कम रहेगा एमएसएमई को। अगर इसी माध्यम से लोन मिला तो एमएसएमई को ये मदद है। इतना ही नहीं तो एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, ये बड़े बड़े उद्योगों के लिए काम करते हैं। तो बड़े बड़े उद्योग क्या करते हैं कि वो उनका बिल जल्दी नहीं देते, इसलिए एमएसएमई प्रॉब्लम में आ सकते थे। तो हमने एक अभी इस बजट में प्रोविजन किया है कि अगर बड़े उद्योग एमएसएमई का पेमेंट 45 डेज में नहीं करे तो जो एक्सपेंडिचर बताते थे और उसके ऊपर रिबिट लेते थे वो नहीं मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के माध्यम से एक बड़े उद्योग, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, उन्होंने एमएसएमई को इमीडिएट पेमेंट करना जरूरी है। और इसी के माध्यम से एमएसएमई को मदद मिल सकती है और एमएसएमई के माध्यम से रोजगार भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन अच्छा रहेगा और अच्छे काम हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा फोकस है सर कोऑपरेटिव्स पे, और चूंकि आप लातूर से आते हैं, महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बहुत स्ट्रांग है, गुजरात में कोऑपरेटिव बहुत ही सफल है, लेकिन यही व्यवस्था उत्तर प्रदेश या फिर दूसरे पूरी राज्यों में उतने अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाई है। तो बजट का ये जो बड़ा फोकस कोऑपरेटिव्स के जरिए एक विकास की गति को देना है, उसको आप कैसे देखते हैं, और कृषि क्षेत्र के लिए जो फोकस है उस पर आपकी राय है? अगर आप भारत सरकार के तरफ देखें, ये नई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है, तो इस सरकार में हर क्षेत्र में जन भागीदारी कैसा हो, जनता को इसमें इन्वॉल्व कैसा करे, इसी के ऊपर बहुत ही ख्याल रखा है। और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में सबसे बड़ा क्षेत्र में बताना चाहता हूँ। अभी भी हमारा बहुत सारे लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं और हम किसानों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अलग अलग स्कीम चल रही है उसको बढ़ावा देते हुए कुछ नए डेवलपमेंट भी किया है। मैं बताना चाहूंगा, कुछ क्षेत्र में अगर फसल अच्छी न हो तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू किया है, उसके ऊपर भी बढ़ावा दिया है। और उसी के साथ जैसा आप कोऑपरेटिव सेक्टर में बताया, कोऑपरेटिव सेक्टर में मैं बोला स्टार्टिंग में बोला कि जन भागीदारी हर ग्रामीण क्षेत्र में इनमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैसा हो, इसके ऊपर ख्याल करा है। और इसके लिए जो प्राइमरी एग्रीकल्चर जो पैक्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसी को बहुत ही महत्व दिया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 3 टायर सिस्टम है, जैसे राज्य सहकारी बैंक, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और उसके बाद पैक्स, यानी हर देहात में। और ऐसी अप्रोक्सीमेटली 65,000 पैक्स को उसको डिजिटलाइजेशन हो, कंप्यूटराइज करना, यस कंप्यूटराइजेशन हो, डिजिटलाइजेशन ट्रेनिंग हो, उसको कैसा करे, इसके लिए प्रोविजन लिखा और उसके लिए खास विशेष बजट भी रखा है। और मैं बताना चाहता हूं, जो आपने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात की, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में शुगर मिल्स, शुगर मिल्स जाता है और शुगर मिल्स के माध्यम से उन्होंने जो किसानों को एफआरपी दिए थे, किसानों को पैसा दिया था, ज्यादा पैसा दिया था, और उसके माध्यम से अराउंड 9,500 करोड़ का नोटिस दिया था उन लोगों को, इनका इनकम टैक्स भरो। लेकिन मैं इस वक्त हमारे देश के पहले सहकार मंत्री माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करूंगा। उनके माध्यम से सब किसान जाके उनको मिले और अभी जो नोटिस आए तो नोटिस वापस भी लिया है और उसके लिए 10,000 करोड़ इनको जो इनकम टैक्स माफ करने का प्रोविजन भी इस बजट में दिया है। तो इस क्षेत्र में पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी कैसा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी लाने का भी कोशिश चल रहा है। आपको अगर ख्याल होगा तो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किसान ड्रोन की शुरुआत, यस, तो वो भी हुआ था। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसा लाए, बाद में अभी जिसके अपना श्री अन्न मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न, जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमारी प्राचीन संस्कृति योगा की थी, योगा दिन करें। 21 जून को हम योगा दिन पूरे दुनिया में माना जाता है, वैसा हमारा जो श्री अन्न है, जो मिलेट है,
मिलेट हमारे इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उतना ही नहीं तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उसको बढ़ावा कैसा दिए, तो पूरे दुनिया के सामने लिया और दुनिया ने उनको मान लिया। सो दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग एज अ श्री अन्न और मिलेट ईयर। तो मिलेट ईयर के हर जगह मेले भी लग रहे हैं, मिलेट के माध्यम से क्या क्या खाने फूड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं उसके ऊपर भी दिखा है, और उसको विशेष प्रावधान देके हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम कैसा बढ़े, इनकम करने के लिए और बताना चाहता हूं हर देहात में कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से उनका स्टोरेज कैसा करें, ये भी प्रोविजन किया है, इसके लिए भी बजट में पैसा रखा है। तो किसानों के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन कैसा बढ़े, उसका डिजिटल के माध्यम से बिक्री कैसा हो जाए, सेल कैसा हो जाए। किसानों को समझो, मैं देहात में रहता हूं, तो आज मेरा दिल्ली में क्या रेट चल रहा है, मेरा गुजरात में क्या रेट चल रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या रेट चल रहा है, या कन्याकुमारी में क्या है, वो किसान संभाल सकता है और उतना उनका जो प्रोडक्शन है वो स्टोरेज में रख सकता है। उतना ही नहीं तो जब अच्छा माल को रेट आए तो उस टाइम उसको बेच भी सकता है ऑनलाइन। तो ये सब इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन रहो, मार्केटिंग रहो, स्टोरेज रहो, और मिलेट जैसा हमारा जो उसको श्री अन्न बोलते हैं, जो या मिलेट बोलते हैं, उसको भी बढ़ावा दिया है। तो किसानों के लिए भी बहुत सारी योजना इस बजट में है, और किसान अगर सदन हो तो हमारा देश बहुत ही अच्छा और ऊपर आ सकता है, इकोनॉमी ऊपर आ सकता है। वित्त राज्य मंत्री के अलावा जो आपकी एक और छवि है वो सहृदय एक डॉक्टर की है, एक वहां पर हमें आत्मनिर्भर बनना वो एक बड़ा फोकस नजर आता है सर। आज हेल्थ सेक्टर को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में बहुत ही अच्छा बढ़ावा दिया है। माननीय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम ने हेल्थ सेक्टर के लिए भी अच्छा प्रोविजन किया है। मैं बताना चाहता हूं, लास्ट ईयर का जो बजट था हेल्थ सेक्टर का तो 1,02,443 करोड़ था, लेकिन ये बजट अभी बढ़ाया है। इस बजट इज रेज्ड अराउंड 2,500 करोड़, यानी 1,06,654 करोड़ ये बजट अभी इस साल है। इसी में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गाइडेंस में बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेज निकले हैं जी। उसी के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, पहले सिर्फ 7 ही थे, जो हमारा देश आजाद होने से अभी तक 7 थे, अभी 22 बन चुके हैं। 8 साल में इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के सीट्स बढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के सीट बढ़े हैं, लेकिन हमें इस क्षेत्र में स्किलिंग काम करना बहुत जरूरी था। इसीलिए नर्सिंग कॉलेजेस अराउंड 157 नर्सिंग कॉलेजेस को भी बढ़ावा देने के लिए काम किया है। नए नर्सिंग कॉलेज निकलेंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, नर्सिंग क्षेत्र में जाके काम सीखेंगे। हमारे देश में अच्छा एक नर्सिंग कॉलेजेस के माध्यम से ह्यूमन की सेवा हो सकती है। इसके साथ और कुछ प्रोविजन किया है, पर्टिकुलरली सिकल सेल एनीमिया, जो ब्लड में प्रॉब्लम रहता है, मैं डिटेल बताना नहीं चाहता हूं जी जी, तो लेकिन सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन करने के लिए इस आजादी का अमृत काल में बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। पर्टिकुलरली आदिवासी क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया बहुत रहता है, उसीलिए भी काम करने का ये हुआ है। इसके साथ ICMR, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो लैब्स है वो सिर्फ गवर्नमेंट यूज कर सकते थे, लेकिन एक आधा प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आ रहे हैं, वो भी हमें जानना है। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि स्टेंट है, एक आधे पेशेंट को अगर हार्ट बीमारी है जी, एंजियोप्लास्टी करना है उसको, तो स्टेंट लगता है। तो स्टेंट लगता है, अगर आप पहले देखे प्रधानमंत्री जी की स्कीम के पहले एक आधा स्टेंट तो 40-50 हजार खर्च आता था, तो उसको रेट अभी कम किया है और 6-7 हजार को स्टेंट मिलता है। तो ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट, अगर नए नए मेडिकल इक्विपमेंट हमारे देश में बनाने वाले उद्योजक सामने आए तो उसके साल ये PLI स्कीम है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, उनको बैंक में से कम इंटरेस्ट में पैसा मिलेगा। उतना ही नहीं तो अगर उसने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट उसको बेनिफिट मिलेंगे। तो PLI स्कीम में मेडिकल इक्विपमेंट के लिए है। उसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि हम सब लोग, दुनिया परेशान थी कोविड-19 की वजह से। एक भारतीय होने से गर्व लगता है कि हमारे देश में वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन का खोज हुआ, और सीरम इंस्टीट्यूट जैसी इन्होंने जो खोज किया, उतना ही नहीं तो 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन फ्री में दिया।
फर्स्ट डोज हो, सेकंड डोज हो, थर्ड डोज हो, यानी बूस्टर डोज हो, वो फ्री में दिया। अगर आप देखें तो विकसित देश में भी ये फ्री वैक्सीन नहीं दिया है, बिल्कुल। लेकिन 2.2 बिलियन, 2.2 बिलियन, यस सर, 2.2 बिलियन लोगों को फ्री वैक्सीन दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज कुछ देश कोविड के अगेंस्ट झूझ रहे हैं, लेकिन हम तो कोविड फ्री है। मैं बताना चाहता हूं, मैं एक डॉक्टर हूं जी जी, और डॉक्टर में जब मेडिसिन का लिखता था तो अगर हम ब्रांडेड दवा लिखे, एक सीधा हर एक को कोई टेम्परेचर है तो पैरास्टामोल हम लेते हैं, समझो पैरास्टामोल का दवा अलग अलग ब्रांड से आता है। इस दवा की कीमत समझो 1 रुपया है, तो कंपनी वाले उसको 2 रुपए, 3 रुपए, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स से ज्यादा रखते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन औषधि स्कीम जो निकाला, और उसी तरह जो जेनेरिक मेडिसिन है, वो जेनेरिक मेडिसिन उसी से मैं बोलता हूं 3 to 4 टाइम्स कम सस्ते मिलते हैं। जी जी, इसीलिए गौर गरीब लोगों को बहुत ही रिलीफ मिली है जो जन औषधि। और मैं एक डॉक्टर हूं, अच्छा डॉक्टर हूं, मैं बताऊंगा दवा में कुछ फर्क नहीं है, इंग्रेडिएंट है वही है, सिर्फ ब्रांडेड के लिए उसकी कीमत महंगी थी, इसलिए बहुत ही मदद मिली है। और दुनिया में नंबर 1 की स्कीम हेल्थ के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे पास आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के माध्यम से हर फैमिली जो मिडिल क्लास है, जो गरीब लोग हैं, उनके पास 5 लाख रुपीस का पूरा इंश्योरेंस आज उनके पास है। चाहे बड़ा बीमारी हो, चाहे हार्ट का ऑपरेशन हो, या कोई फ्रैक्चर हो, या कोई समझो टाइफाइड हो, छोटी हो बड़ी हो, उसके लिए इंश्योरेंस मिलता है। और ये गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही बड़ी रिलीफ है। तो हेल्थ सेक्टर में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, सभी को रिलीफ मिल रहा है और बहुत ही अच्छा काम हेल्थ सेक्टर में हो रहा है। तो अब केंद्रीय बजट से क्यों लेते हुए आपका जो फोकस महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट करते हुए मैं आपसे समझना चाहूंगा, महाराष्ट्र को क्या मिला? आगे जाते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, जिससे देश की प्रगति में कदम ताल मिलाते हुए हम एक साथ विकसित राष्ट्र बनने की ओर अगला कदम उठा पाए? हर स्टेट को मदद इस बजट में किया है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र कोई भी अगर देखे तो जनरली रोड्स, रेलवेज इसके ऊपर आता है। तो मैं बताना चाहूंगा रेलवे के लिए इस बजट में अप्रॉक्सीमेटली जो नया रेल लाइन हो, डबलिंग ऑफ द रेल हो, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवे हो, अराउंड 13,000 करोड़ दिया है। इसके साथ जैसा मुंबई के स्टेशंस, नागपुर का स्टेशन हो, मैं जिस गांव से आता हूं संभाजीनगर का स्टेशन हो, ऐसे स्टेशन को महाराष्ट्र के अलग अलग रेलवे स्टेशन का इंप्रूवमेंट करने के लिए भी 4,600 करोड़ के आसपास दिया है। बहुत बड़ा आंकड़ा। रूरल कनेक्टिविटी में 205 करोड़ है, स्टेट रोड इंप्रूवमेंट के लिए 162 करोड़ है, बाद में क्लाइमेट एंड एग्री सेक्टर के लिए भी 756 करोड़ और 391 करोड़ है, पुणे मेट्रो के लिए 756 करोड़ है। इसके साथ हमारी बुलेट ट्रेन जो कुछ दिन जी यहाँ जो सरकार थी, जो स्थगित सरकार थी, उसके माध्यम से काम ही बंद किया था, उसी के लिए जल्दी के जल्दी हो, इसीलिए कि भी कुछ प्रोविजन अराउंड कुछ किया है। इरिगेशन आपको बताने को मुझे बताऊंगा कि महाराष्ट्र में बैकवर्ड एरिया जो हम जिस क्षेत्र से आते हैं, मराठवाड़ा और विदर्भ है, तो वहां का इरिगेशन बढ़ना, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है, इस क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के लिए भी प्रोविजन किया है और अप्रोक्सीमेटली जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करके उसके लिए भी 400 करोड़ रुपए रखा है। बाद में नागपुर मेट्रो हो, नागपुर मेट्रो के लिए भी पैसा दिया है, जिसका नागपुर की रिवर हो, पुणे में जो मुला मुठा जो है उसके लिए भी प्रोजेक्ट है। तो हर क्षेत्र में इवन महाराष्ट्र में भी केंद्रित करके बजट दिया है। जैसे मैं पहले ही बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस बजट में बहुत ही बढ़ावा दिया है, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया है। और कैपेक्स बढ़ना
यानी देश के उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ये अमृत काल का पहला बजट है। इस अमृत काल में आने वाले 2047 तक हमें भारत देश को विकसित करना है और विकसित करने के लिए ये जो पहला बजट है बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। हर क्षेत्र में इंपॉर्टेंस उसको दिया है। भारत देश में अलग अलग 7 सेक्टर्स चुना है और 7 बेनिफिशियरी चुना है, वो भी बजट में प्रोविजन किया है। और इसी के माध्यम से जैसे आपने बताया कि हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। हर एक सिटीजन्स, अभी 135 करोड़ हो या 140 करोड़, हर एक को अपना अपना कर्तव्य अपनी जगह पे करना है और हमें जिस जगह पे काम करके हमें खुद को सेटिस्फाई करना है, हम काम कर रहे हैं। तो ये अगर करेंगे तो हमारा देश एक विकसित देश 2047 के माध्यम से हम विकसित देश बनेंगे। और हमारा एक सपना है, हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है, सभी का सपना है कि ये देश विकसित देश हमारा एक विश्व गुरु कैसा बने, हर क्षेत्र में हम कैसा बढ़े, इसके ऊपर हमें काम करना है। और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी का सहयोग से, पहले ही मैं बताया कि जन आंदोलन कैसा बने, इसमें जनता समाविष्ट कैसा रहे, जनता को इकट्ठा करके सबको साथ लेके कैसा चले, जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और कर्तव्य के लिए लगाए सबका प्रयास। तो सभी को प्रयास करके इस बजट का जो आप सभी लोगों ने स्वागत किया है, मैं बताऊंगा कि हम आने वाले एक साल में इस बजट का अच्छी तरह से करके बहुत ही आगे चले जाएंगे। जो ब्यौरा है अपना अपने विचार रखें। आपने महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया, आपने युवाओं का जिक्र किया, रोजगार पर जो फोकस है, एमएसएमई, हेल्थ सेक्टर को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरवेंशन के लिए और इस उम्मीद के साथ कि हम अमृतकाल के इस पहले बजट को और सफल बनाएंगे। और जैसा आपने कहा कि सबका प्रयास यानी कर्तव्य पर सभी को फोकस करना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री के पंच प्रण में भी एक है, उस रास्ते पर हम सभी लोग चलेंगे। तो फिलहाल इस खास बातचीत में सिर्फ इतना ही, लेकिन डीडी कॉन्क्लेव या डीडी डायलॉग जो है वो अमृतकाल के बजट पर लगातार जारी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।